जो अमेरिकन स्नाइपर है जिसने कि कम से कम 240 हाँ, मैं 50 उसके बारे में पूछा क्या है था ये क्या कहानी है? वो अफगानिस्तान में लोग डिप्लॉयड थे, द यूएस फोर्सेस, और उसमें क्या होता था कि बिकॉज अफगानिस्तान में सॉर्ट ऑफ उनके ना स्मॉल टीम ऑपरेशन ज़्यादा होते थे, क्योंकि जो अमेरिकन के उनके डेल्टा फोर्स के या सील टीम के या तो नॉर्मल उनके मरीन्स भी उधर डिप्लॉय हुए थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि अफगानियों से लड़ाई करना इतना आसान था नहीं, क्योंकि उनका लैंड है, उनका टाइम है, वो कभी कहीं से आ जाएं। तो इसलिए क्या होता था कि अगर आप कोई किसी असॉल्ट ऑपरेशन, आपको कोई खबर मिली है कि भाई इस इलाके में इस घर में कोई छुपा हुआ है या छुपे हुए हैं लोग जो कि आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपके लॉजिस्टिक चेन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या तो आपके कहीं पे जहाँ पे आपका जो वाइटल पोजीशंस है उसको उस पर अटैक कर सकते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको प्लान बनाते हैं। जब प्लान बनाते हैं तो आपको कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो आपको असॉल्ट टीम तैयार करनी पड़ती है, उसको वेपन इक्विपमेंट क्या है उसकी प्लानिंग, कन्फर्मिटी रेकी करनी पड़ती है, जहाँ पे आप अटैक करने वाले हैं उसकी पहले आप रिकॉनिसेंस करेंगे। उसके बाद पहले तो एक प्रॉपर रिकॉनिस, वो आजकल तो टेक रिकॉनिस होती है, सैटेलाइट से होती है, फोटोग्राफ से होती है, और कई और चीज़ें ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी होती है। एक तो ये हो गया, लेकिन उसके बाद असॉल्ट से पहले आपको एक कंफर्म करना पड़ता है कि ये जो हमारे को इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये एक तरीका है। फिर आपको सपोर्टिंग ग्रुप भी की जरूरत भी है। फिर आपको कट ऑफ ग्रुप भी करने, क्योंकि अगर आप जैसे वहाँ पर असॉल्ट किया तो कोई यहाँ भागेगा कोई वहाँ भागेगा, तो वहाँ पे आपको कट ऑफ ग्रुप लगाने पड़ते हैं ताकि वो उनको न्यूट्रलाइज कर सकें। और आपको कट ऑफ ग्रुप इसलिए भी जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी रीइंफोर्समेंट, उनके ज़्यादा लोग वहाँ से आ जाएं, आपके ऊपर भारी पड़ जाएं, तो इसीलिए वो कट ऑफ ग्रुप आपको लगाना पड़ता है। और जब असॉल्ट बिगिन होता है तो उसके पहले आपको स्नाइपर की पोजीशन लगानी पड़ती है, ताकि वहाँ पे अगर कोई सेंट्री है तो उसको साइलेंट करना पड़ता है। कैसे करेंगे आप? हाथ से कर सकते हो, या तो वेपन से कर सकते हो, या तो हमारे ज़माने में एक वो होती थी एक बो एंड एरो से करते थे हम लोग। सो उससे क्रॉस बो बोलते थे उसको। तो क्रॉस बो की रेंज करीबन 100-150 मीटर होती थी। तो बेसिकली जो क्रॉस बो का जो एरो होता है उसके टिप में साइनाइड लगाते थे और उसके बाद उसको फायर करते थे, तो आवाज़ बिल्कुल नहीं करता है, और जिसको लगी तो वहीं पे चित हो जाता है। साइनाइड गोली, साइनाइड, उसके क्रॉस बो के आगे जो तीर के आगे, बेसिकली तीर कमान, लेकिन वो इंस्टेड ऑफ पुलिंग इट एंड फायरिंग वो पिस्टल की तरह फायर होती है विद द ट्रिगर। सो उसकी रेंज ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, तो एक वो होता है। तो लेकिन लॉन्ग रेंज में अगर आपको करना है, बिकॉज क्या है कि अगर आप 400 मीटर गए, 300 मीटर गए, उसके बाद आपने सेंट्री साइलेंस किया, तो मे बी उन्होंने आपको देख लिया होगा, क्योंकि आजकल के जो नाइट विजन इक्विपमेंट हैं, जो बाइनोकुलर्स जो डे विजन में होते हैं, उनकी भी काफ़ी क्षमता बढ़ चुकी है। सो आप ये अनुमान लगाइए कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर आपको अपने स्नाइपर बिठाने पड़ेंगे, ताकि जब आपके असॉल्टिंग की ट्रुप आगे जा रहे हैं असॉल्ट करने के लिए, तो उनको कोई हानि ना पहुँचे। तो अमेरिकन स्नाइपर का भी ये काम था, जहाँ भी जाते थे पहले उसको बिठा देते थे, और उसकी तरह कई और भी बैठते होंगे। उसके बाद अगर उन्होंने देखा कि कोई खतरा हमारे फोर्सेस के लिए, तो उनको स्नाइप करते थे। तो ऐसे उन्होंने कई लोगों को क्षति पहुँचाई थी। 200 से ज़्यादा लोग मारे। हाँ, 200 से ज़्यादा। अब क्या होता है कि अब ऐसा काम अगर आप करोगे तो उसमें फिर आदमी को साइकोलॉजिकल इश्यूज तो होते ही हैं। PTSD तो वैसे भी होती है, साइकोलॉजिकल इशू होते हैं। और उसका तो फिर जब वो रिटायर होके अमेरिका गया, तो मेरे ख्याल से गन फाइट में उसको किसी ने मार दिया। सो ये उसी स्टोरी है। तो आपको मेरे ख्याल से अभी अंदाज़ा हो गया होगा कि स्नाइपिंग क्या होती है, स्नाइपर कैसे होते हैं। तो भारतीय नौसेना में मरीन कमांडो में स्नाइपर्स हैं, आर्मी SF में स्नाइपर्स हैं, आर्मी के इन्फेंट्री यूनिट में भी स्नाइपर्स होते हैं, जिनका काम होता है वो बेसिकली क्या होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल कैमोफ्लेज करके एक जगह बैठ जाते हैं, और काम बेसिकली यही होता है कि दुश्मन को वो साइलेंट करना है, अगर वो कई तरह से अटैक करो, आपके अटैक को सफल करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं ये भी बता दूं मेरे दर्शकों को कि आए दिनों आप सुनते होंगे कि जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर स्नाइपर्स ने किसी हमारे भारतीय जवान को गोली मार दी। तो स्नाइपर्स वो छुपे हुए होते हैं किसी एक पोजीशन लेकर, जैसा सर ने बताया, और उसके बाद वो फिर अटैक करते हैं। मतलब जैसे आमने सामने की मुठभेड़ में स्नाइपर्स नहीं होते वहाँ, फिर AK-47 AK-56 चलता है ऐसा। क्यों? जैसे मैंने बताया आपको कि स्नाइपर की जो रेंज होती है वो 1.5 टू मैक्सिमम 2 किलोमीटर होती है, और स्नाइपिंग में कई तरीके की होती हैं। एक नॉर्मल स्नाइपिंग की बुलेट होती है, एक स्नाइपिंग की बुलेट, हमारे पास एक स्नाइपर वेपन है, एक्चुअली इट्स अ रशियन वेपन, और उसकी रेंज अबाउट 1.8 किलोमीटर है, लेकिन वो तो 200-300 मीटर में वो टैंक के अंदर तक होल कर सकता है।
तो उसमें ऐसा जब आप रेंज बढ़ाओगे को उसकी तो उसकी क्षमता कम होती है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत उसको बोलते हैं एंटी मटेरियल राइफल, यानी कि मटेरियल को छेद कर लेता है। तो उसको अक्सर एंटी पर्सन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई एंटेना डिस्ट्रॉय करना है, कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, लैंड कर रहा है, और वो टेक ऑफ लैंड के जो उसका जो ग्लाइड पाथ है उसमें अगर आपने उसको उसके फ्यूजलाज में मार दिया तो मेरे ख्याल से एयरक्राफ्ट कैन क्रैश। तो ये भी एक स्नाइपर का रोल है। तो स्नाइपर का रोल सिर्फ इंसानों को चित करना नहीं है, किल करना नहीं है। स्नाइपर जो हैवी ड्यूटी स्नाइपिंग वेपन्स होते हैं उससे आप बड़े बड़े कॉम्बैट इक्विपमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, मतलब प्लेन्स को या टैंक को, या आपका रडार है, आपका एंटेनाज है, एयर डिफेंस के जो एंटेनाज होते हैं उसको आप कर सकते हैं।